अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हम जो ये टॉपिक इस वक्त करने जा रहे हैं, इसको आपने बहुत ही बड़े ही गौर से आपने इसको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये क्लियर हो सकता है। ये बहुत ही, मान लीजिए, इस वीडियो के ज़रिए ये टॉपिक को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम क्लास में होते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ें हम कर सकते हैं आपके साथ बात करते हुए भी, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं वन साइडेड बोल लेता हूँ और आपको सुनना पड़ता है, तो ये बहुत ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके फीडबैक की मुझे यहाँ पर पता नहीं चलता, क्लास में मुझे आपके फीडबैक के बारे में पता चलता है, और हम बार बार इसको रिपीट करके और डिफरेंट तरीक़ों से समझा के वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो फीडबैक आपका मिलेगा नहीं, लिहाजा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास है क्या, हम क्या करना चाहते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम एक क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं, वो है टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस्ड, आप लिखेंगे वहां पर एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। एक्सप्रेशन आप नोट कीजिए, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड produced in a loop carrying current when placed under the influence of an external magnetic field। अब आपने ये टॉपिक जो है, मैंने जो टाइटल आपको कॉपी करवाया, तो क्या लिखा आपने? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ लूप कैरिंग करंट placed under the influence of an external magnetic field। आप जानते हैं कि जब हम एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब उस कंडक्टर में से करंट पास होती है और यहां से वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये मैं ऐसे आपको बता सकता हूं कि ये आपका कंडक्टर है, ऐसे आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से नॉर्थ पोल है, यहाँ से साउथ पोल है मैग्नेट का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है। तो आपने क्या देखा, जब ऐसा होता है कि कंडक्टर, शाबाश, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो उस पर अगर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो आपने देखा वो फोर्स कितना होता है, वो होता है आई एल बी साइन ऑफ थीटा। what is I? Current passing through the conductor. What is L? Length of the conductor. What is B? Strength of the external magnetic field. And what angle is theta? Theta is the angle between this conductor and the external magnetic field. अब यहाँ पर वो 90 है, तो हम लिख सकते हैं वो फोर्स है आई एल बी। अगर कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर इतना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर कंडक्टर की जगह एक रेक्टेंगुलर लूप हो, जैसे हमने यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है, अगर ये लूप यानी एक तार जिसको हमने बेंड किया है इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, इन द शेप ऑफ ए लूप, अगर इस तार में से ही हम करंट पास करवाए, यहां से करंट जा रही है P टू Q, Q टू R, देन R टू S, देन S टू P। अगर इसमें से करंट यानी इस तरह से यहां से होती हुई इस तरह से करंट जा रहा है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन इस तरह से ली इसमें, यानी इस तरह से क्लॉकवाइज। तो अगर इस रेक्टेंगुलर लूप में से करंट पास हो रही है, समझ लीजिए वो करंट है आई, वो करंट आई इसमें से पास हो रही है, तो क्या इस लूप पर फिर क्या इस लूप पर हम इस लूप का बिहेवियर किस तरह से देखेंगे, जब इस करंट कैरिंग लूप को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। कंडक्टर का बिहेवियर, कंडक्टर पर हमने क्या देखा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखा तो आपने क्या देखा, उस पर फोर्स आ गया, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो गया। अब अगर इस लूप को ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, देखिए ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, आप ये मान के चल सकते हैं ये एक्चुअली एक हॉर्सशू मैग्नेट है इस तरह से,
ये इसके दो लोब्स हैं, ये नॉर्थ, मान लीजिए ये साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस बीच वाले रीजन में। और इसी रीजन में आपने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा, ये तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, जैसे यहाँ नॉर्थ एंड साउथ, और जो बीच का रीजन है उसमें आपने क्या रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर लूप। अब इस रेक्टेंगुलर लूप में से जब करंट पास होगी तो इस पर फोर्स की जगह क्या चीज होगी, एक्सपीरियंस की जाएगी, या फिर हम ये कहेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा रहेगा। जैसे कंडक्टर का बिहेवियर हमने देखा कि इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो गया, तो इसमें क्या चीज होगी। हम देखते हैं कि इस कंडक्टर में, इस लूप में उस वक्त एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये रोटेट करने लगता है, टॉर्क, ठीक है ना। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उस टॉर्क की वजह से मान लीजिए ये आपका लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है ना। तो इस रेक्टेंगुलर लूप में से जैसे करंट पास होगी, यहां से क्या रखा है आपने, मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो पैरेलल लाइन से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। अब क्या होगा कि जब इस लूप में से करंट पास होगी तो हम देखते हैं कि ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है और ये इस तरह से रोटेट करने लगता है। मगर सवाल ये पैदा होता है, वो टॉर्क, यही हमारा टॉपिक है कि हमें उस टॉर्क को मेजर करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन ढूंढना है। अब हम इसमें कैसे जाएंगे देख लीजिए। हमने पहले ये फिगर फर्स्ट, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन सेपरेशन बाउंड्री खींची है, ये यहाँ तक ये डायग्राम जो आती है ये फिगर 1 है, इस पे ऊपर लिखा है फिगर फर्स्ट। इस लाइन के पार दूसरी फिगर, फिगर सेकंड, और ये जो नीचे है, ये जैसे ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये है फिगर थर्ड। तो ये फिगर्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है पी क्यू आर एस, और इसको हमने प्लेस किया है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैंने कहा कि हॉर्सशू मैग्नेट्स का हो सकता है, इस तरह से बीच वाला रीजन जिसमें हमने इस लूप को रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हम करंट पास करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये करंट पास हो गई इस तरह से, यहां से और यहां से, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट इसमें से P टू Q, फिर Q टू R, अब R टू S, और S से यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब इस साइड में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इस वाले साइड में करंट की डायरेक्शन यहाँ राइट साइड की ओर, और इस वाले साइड में जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे, और जो नीचे वाला साइड है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ, ठीक है भाई। ये करंट पास होगी। अब अगर हम फिलहाल इस फिगर को ही देखें तो आप जरा देख लेते हैं कि क्या फोर्सेस है जो इन साइड्स पर है, ये जो लूप है इनके साइड्स पर क्या फोर्सेस है। मान लीजिए ये पी क्यू जो है, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, मैं यहां पर एल लिखता हूं, ये एल, और ये जो इसकी विड्थ है इसको मैं बी लिखता हूं, या ब्रेड्थ बोल सकते हैं। तो ये दरअसल एक रेक्टेंगल है जिसकी एक लेंथ और एक ब्रेड्थ होगी, तो हम मान के चलते हैं ये इसकी लेंथ है एल और ये इसकी ब्रेड्थ है बी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, शाबाश, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। अब आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं कि भाई जब हम इस वाले साइड को देखते हैं, इस वाले साइड में करंट कहां जा रही है, फ्रॉम पी टू क्यू, यानी ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से है, यहां से। तो इस ये एक कंडक्टर माना जाएगा, ये पी क्यू इस कंडक्टर की तरह, और माना जाएगा कि ये कंडक्टर है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब ये कंडक्टर कैरिंग करंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, हम सिर्फ पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो जब पी क्यू एक कंडक्टर है कैरिंग करंट आई, एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इस पर फोर्स होगा वो कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर फोर्स ऑन पी क्यू, एफ पी क्यू, एफ, तो एफ पी क्यू means force on this side PQ is equal to I VL sin थीटा, ठीक है भाई।
मगर ये थीटा यहाँ पर देख लीजिए खुद ही 90 है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन मैं यहाँ L और यहाँ B लिखूं, ILB साइन थीटा। तो ये थीटा एंगल 90 है, दिस इज L, this is B, so that means angle theta is 90 and we can write F PQ is equal to ILB sin 90 is 1। ठीक है भाई। तो अगर हम देखना चाहें कि इस RS पर, यानी इसी जैसा एक साइड ये भी है, इस RS पर जो फोर्स है वो कितना होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे FRS। तो ये FRS कितना आएगा, ये भी आएगा ILB। भाई क्यों? क्योंकि इसमें से भी वही करंट I आ रही है, इसकी लेंथ भी वही L है, और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मगर जब आप देख रहे हैं इस FPQ की डायरेक्शन और इफ RS की डायरेक्शन, फिलहाल हमने ये दो साइड्स तो नहीं देखे ना, वो उनकी तरफ हम गए ही नहीं, हम दो साइड्स की तरफ गए, PQ एंड RS। इस पर कितना फोर्स हमने पाया PQ पर, ILB। भाई क्यों इस पर फोर्स है, बिकॉज इट इज ए कंडक्टर कैरिंग करंट एंड इट इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर क्यों फोर्स है, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कंडक्टर कैरिंग करंट I एंड इट इज ऑल्सो प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों ही साइड्स पर फोर्सेस हैं, और फोर्स अभी QR को नहीं देखा हमने, PS को नहीं देखा हमने, सिर्फ इन दो साइड्स को देखा जिनकी लेंथ L है। इस पर भी फोर्स, इस पर भी फोर्स, और दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है। देखिए ये कितना फोर्स है PQ पर ILB, और RS पर कितना फोर्स है ILB। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस फोर्स की, यानी ये जो PQ साइड पर फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या है। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट फिंगर को रखना होगा, पहले हम लेफ्ट हैंड को इस तरह से फर्स्ट फिंगर्स और थंब को ड्रॉ करेंगे, दैट द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट फिंगर को हमने कहाँ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड इस तरह, इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में हमने फर्स्ट फिंगर को रखा। तो ये जो सेकंड फिगर है इसको कहाँ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब खुद ही बताइए, ये जो PQ है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो आपकी ये जो सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। फर्स्ट फिंगर, हाँ, इन द डायरेक्शन फील्ड। फिर क्या बचा, थंब। तो थंब किस तरफ गया, वो तो अंदर की तरफ गया, इनवर्ड्स। तो इसका मतलब इस PQ पर यहाँ 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 कहीं पर भी फोर्स होगा इनवर्ड्स, perpendicular to this side, or you may say also perpendicular to the plane of the coil here, perpendicular to side PQ, inverse। ये है डायरेक्शन ऑफ ILB। तो अगर आप ये मान लें ये PQ है, तो इस पर हमने पाया, इस पर फोर्स जो है वो इस तरफ है, अंदर की तरफ है इस PQ पर, ठीक है। अब RS जो है ये वाला साइड, इस पर भी इतना ही फोर्स है ILB। अब उसकी डायरेक्शन जरा ढूंढिए। फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फिर से फर्स्ट फिंगर को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब मिडिल फिंगर जो है, सेकंड फिंगर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो नीचे की तरफ। तो थंब आ गया हमारी तरफ। तो इसका मतलब इस RS पर जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा, आउटवर्ड्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम मान सकते हैं PQ पर, इस ये PQ है, और ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड RS है, ये RS, ये PQ। तो PQ पर फोर्स हमने पाया इनवर्ड्स इस तरफ, और RS पर हमने फोर्स पाया आउटवर्ड्स इस तरफ। जब आप इस कॉइल पर ये दो फोर्सेस देखते हैं, PQ पर इनवर्ड्स, RS पर आउटवर्ड्स, ये आप याद रखेंगे कि PQ एक परपेंडिकुलर फोर्स है, PQ पर फोर्स इस तरह है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मगर इनवर्ड्स। RS पर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मगर आउटवर्ड्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अगर इस कॉइल को इस तरह से रखा गया है, यानी इसका प्लेन, ये जो इसका प्लेन है, इसका प्लेन हमने पैरेलल टू द बोर्ड रखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, दैट इज पैरेलल टू क्यू आर, दैट इज पैरेलल टू दिस एस पी। फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं ये क्यू आर के पैरेलल, और फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं पी एस के पैरेलल। तो यहाँ फील्ड लाइन ने क्यू आर के साथ क्या एंगल बनाया, 0, और फील्ड लाइन ने इस पी एस के साथ भी क्या एंगल बनाया, 0। तो इस पोजीशन में जब ये कॉइल है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो क्यू आर पर कोई फोर्स नहीं होगा और पी एस पर भी कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए ये एंगल थीटा 0 है। ये कौन सा एंगल है, ये इसके लिए इसकी लेंथ जो है v और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों, ये दिस इज b, द विड्थ ऑफ दिस, द साइज या द लेंथ ऑफ दिस साइड क्यू आर की यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ है वो b है, ठीक है। और वो b जो है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and PS is also parallel to the direction of magnetic field when the coil is in this position। तो इसका मतलब एंगल थीटा जो है यहाँ QR और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो 0 है, और जो एंगल थीटा है यहाँ PS और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो भी 0 है। तो इस साइड पर 0 फोर्स, इस साइड पर भी 0 फोर्स, जब कॉइल इस डायरेक्शन में है। आई बात समझ में, सॉरी इस पोजीशन में। मगर जब ये कॉइल इस पोजीशन में होगी, यानी आपके पास कितने फोर्सेस हैं यहाँ पर, 2। इस P के ऊपर आपने कितना, कौन सा फोर्स देखा, शाबाश, ILB, इसकी डायरेक्शन क्या थी, इनवर्स। और ये RS जो था, इस पर क्या फोर्स है, ILB, और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स। तो वो कॉइल आपकी ये है, तो इस P के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स है और इस RS पर बाहर की तरफ फोर्स है। तो नतीजा क्या होगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मेरा जो थंब है, अंगूठा है, उससे मैं यहाँ इस पी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा अंदर की तरफ, और इस उंगली से मैं फोर्स करूंगा इस आर एस पर बाहर की तरफ। देखिए, तो अंगूठे से अंदर की तरफ और इस उंगली से बाहर की तरफ। तो क्या नतीजा है इन दो फोर्सेस का, जब ये फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है, पैरेलल है, ऐसे फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो दे कंस्टिट्यूट ए कपल, ये एक कपल बनाते हैं। जब आपके पास दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस हों, मगर वो एक ही पॉइंट पर अप्लाई ना कर रहे हो, दो अलग जगहों पर दो अलग पॉइंट्स पर अप्लाई कर रहे हो, यानी पी के ऊपर एक फोर्स अंदर की तरफ और इस आर एस पर एक फोर्स बाहर की तरफ, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, तो नतीजा दे विल रोटेट द कॉइल। एक कॉइल जो है ये रोटेट हो जाएगी इस तरह। जैसे ही ये रोटेट हो जाएगी, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड करेगा, या फिर वो मैग्नेटिक पोल्स आपने कहाँ से कौन सा पोल रखा हुआ है उस पर भी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर भी वो डिपेंड करेगा। अब हम 2 मिनट के लिए मान सकते हैं, सपोज अगर ये कॉइल रोटेट हो गई है, आसानी ये रहेगी कि मैं मान लूं कि कॉइल जो है इस तरफ रोटेट हो गई, जैसे इस तरफ रोटेट हो गई। सपोज अगर ये इस तरह से रोटेट हो गई है, ये ठीक है, तो इस कॉइल की ये वाली पोजीशन जो थी, इस पोजीशन से निकलकर ये तो या इस पोजीशन में आ जाएगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो इस पोजीशन में आ जाएगी, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो इस पोजीशन में आ जाएगी। अब मान सकते हैं सहूलियत के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रोटेशन ले लेते हैं, कि हमने इस तरीके से करंट पास करवाई कि ये करंट जो है, ये कॉइल जो है, सपोज ये इस तरह से रोटेट होगी। तो ये एंड क्या था, ये पॉइंट क्या था, ये तो Q था, ये देखिए, और ये पॉइंट कौन सा था, ये R था। तो जब ये रोटेट हो गई इस तरह से, मान लीजिए, तो ये Q यहां आ गया, R उधर चला गया, ठीक है कि नहीं। तो अब ये साइड पैरेलल नहीं रहा मैग्नेटिक फील्ड के, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वही है, वैसे ऐसे 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 ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाता था, 0। क्या अब ये क्यू आर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 बनाएगा, देखिए क्यों, ये अब नहीं बनाएगा 0 इसके साथ। कैसे नहीं बनाएगा, क्योंकि जब ये कॉइल, जब पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसने एंगल क्या बनाया, इस साइड ने एंगल क्या बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 0।
लेकिन जब ये कॉइल रोटेट हो गई इस तरह से, क्यों रोटेट हो गई? क्योंकि इस साइड पर भी फोर्स है, इस साइड पर भी फोर्स है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। उन्होंने इस कॉइल को रोटेट करवाया, तो जब ये कॉइल इस तरह से इस पोजीशन में चली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है। मैं इस पेन को रख लेता हूँ, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कॉइल रोटेट हो गई, ये देखिए, अब ये साइड जो है, इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल नहीं बनाया। पहले क्या एंगल बनाया था? जीरो। जब ये रोटेट हो गई तो एंगल तो जीरो नहीं बना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका कोई एंगल बना, ठीक है कि नहीं? और वो एंगल अब जीरो नहीं है। वेरी गुड। तो क्या होगा फिर? डायरेक्शन अगर मान लेते हैं कि कॉइल रोटेट, आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, ये कॉइल यहां चली गई रोटेट होते हुए, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। रखिए इसमें फर्स्ट फिंगर। अब करंट यहां जा रही है, P टू Q मान लीजिए, या ना, ये Q टू R, यहां से इस तरफ। तो आप फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, शाबाश, यहाँ फर्स्ट फिंगर। और आप मिडिल फिंगर को रख सकते हैं, शाबाश, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए आपकी करंट जो है, मैं यहाँ क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल को रोटेट करवाया, हमने माना कि कॉइल रोटेट कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हमें यहाँ करंट जो है वो इस तरह से रखनी पड़ेगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? ये इस तरह। अब मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, ये करंट कहां से कहां जा रही है, आप जरा बताइए। ये आ रही है Q से P, P से इस तरफ, ये यहां से R टू Q, Q टू P, ये इस तरह जा रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इसकी वजह से। आप जरा देख लीजिए, आपकी ये कॉइल इस तरह से थी, ये रोटेट होके यहां आ गई, तो ये साइड जो था ये पहले ऐसे था, ये आपका साइड है QR। इस QR में से करंट कहां आ रही है? R टू Q, R से Q की तरफ आ रही है, कॉइल इस तरफ रोटेट हो गई। आपका मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस तरफ है, ठीक है? करंट आ रही है फ्रॉम R टू Q। ये देखिए, मैं कॉइल को रोटेट करके इस डायरेक्शन में ले आता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर रखता हूं, ये जो मेरा मिडिल फिंगर है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखता हूं, क्योंकि इस साइड में करंट कहां से कहां आ रही है? इस एंड से, R से Q तक, ठीक है? तो मैं रखूंगा मिडिल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं रखूंगा फर्स्ट फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है? तो थंब कहां गया? ऊपर की तरफ। तो इस QR पर जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा? वो ऊपर की तरफ होगा। मैं इस तरह से मान के चलता हूं कि ये फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ होगा, इस तरफ। इसी तरीके से अगर देखें तो PS पर फोर्स इतना ही होगा, मगर वो नीचे की तरफ। भाई इतना ही कैसे होगा, पहले वो देखना है। वो इसलिए इतना ही होगा क्योंकि जो QR का लेंथ है वही PS का लेंथ है। जितनी करंट QR में से पास हो रही है उतनी PS में से पास हो रही है। जितने मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की है इसके लिए, QR के लिए, वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है PS के लिए। तो फोर्स तो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। I, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा, ठीक है कि नहीं? तो अगर ये है, अगर फोर्स इस पर होगा, अगर इस साइड पर फोर्स है ILB, इस साइड पर भी फोर्स है ILB, तो इस वाले साइड पर कितना होगा? इस साइड पर फोर्स होना चाहिए I, इसकी लेंथ L नहीं है, इसकी लेंथ है स्मॉल b, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कैपिटल B। तो इस साइड पर फोर्स होगा, शाबाश, कितना? I स्मॉल b इंटू कैपिटल B। मगर इस साइड पर भी उतना ही फोर्स होगा, और दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब आप बताइए अपोजिट क्यों होंगे? क्योंकि इसमें P, जब आपने इस कॉइल को रोटेट करवाया इस तरह से, तो इस साइड में करंट आ गई ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। लेकिन यहां पर जब वो करंट आएगी तो ये यहां से जाएगी इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ, यानी यहां करंट आ रही है बाहर की तरफ। देखिए, इस साइड में से करंट आ रही है बाहर की तरफ, और इस साइड में से करंट जा रही है अंदर की तरफ। तो लिहाजा इस साइड पर जो फोर्स, अगर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है तो उतना ही फोर्स इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ इस साइड पर है।
तो ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या कहेंगे, एक ही लाइन पर है, ये along the same line है but in the opposite direction and these two forces are equal also. Now QR पर क्या फोर्स है, PS पर क्या फोर्स है, इन दोनों पर है IBL, स्मॉल b एंड कैपिटल B, मगर दोनों पर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स इस पर और इस पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हम वही वापस पहुंच जाएंगे जहां पहले थे। क्या कि जब भाई हमने ये करंट ये जब हमने इस तरह से कॉइल रखी हुई थी, तो इस साइड पर भी फोर्स था, इस साइड पर भी फोर्स था, और वो फोर्सेस थे ILB, दूसरे साइड पर भी यानी इस वाले साइड पर भी था ILB, मगर ये दोनों फोर्सेस क्या थे, ये दोनों फोर्सेस थे इक्वल एंड अपोजिट। तो मान लीजिए इस साइड पर अंदर की तरफ फोर्स था और इस साइड पर बाहर की तरफ फोर्स था, तो फिर कॉइल रोटेट हो गई। फिर से अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे, इस पर जरा फोर्स की डायरेक्शन देखो, किस पर, इस QP पर, बताइए फील्ड किस डायरेक्शन में है, शाबाश इस डायरेक्शन में, तो फर्स्ट फिंगर उधर रखेंगे, तो सेकंड फिंगर कहाँ रखेंगे, यहाँ नीचे, क्यों, करंट यहाँ आ रही है नीचे की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब कहाँ गया, ऐसे रखना है ना, हाँ थंब आ गया यहाँ हमारी तरफ, तो इस पर कहाँ की ओर फोर्स है, इस पर फोर्स है हमारी तरफ परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड्स, पहले इनवर्ड्स आया था क्योंकि हमने उसमें उस वक्त करंट की डायरेक्शन रखी थी इस तरह क्लॉकवाइज, लेकिन अब हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देख क्या रहे हैं कि इस QP पर जो फोर्स है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बता रहा है कि इस पर जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड्स होगा इस तरह से, और इस पर जो फोर्स होगा इस RS पर वो इनवर्ड्स होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और करंट जा रही है ऊपर, तो हम इस तरह से रखेंगे करंट की डायरेक्शन में इस मिडिल फिंगर को, तो थंब अंदर की तरफ गया तो इस पर फोर्स होगा अंदर की तरफ, अब इस पर फोर्स है बाहर की तरफ, इस साइड पर फोर्स है अंदर की तरफ, तो ये इस तरह से पोजीशन है, इस साइड पर फोर्स है बाहर की तरफ, इस साइड पर फोर्स है अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ, और ये अंगूठा मेरा इसको बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और मेरी उंगली इसको अगर अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, तो ये देखिए क्या हो रहा है, कॉइल रोटेट हो रही है, और इस पोजीशन में जब हमने कॉइल को रखा, इस साइड पर और इस साइड पर कोई फोर्स नहीं था, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके लिए एंगल थीटा 0 बनेगा, तो इस पोजीशन में कॉइल पर सिर्फ इस साइड का फोर्स होगा, इस साइड पर जो फोर्स है वो होगा, और उन दोनों ही फोर्सेस की वजह से ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और जब ये कॉइल इस डायरेक्शन से, इस पोजीशन से निकलकर रोटेट करते करते इस पोजीशन में आ जाए, तो अब क्या होगा कि ये वाला साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, मगर इस साइड पर अब फोर्स होगा बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इस साइड पर भी अब फोर्स होगा बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब जो इस साइड पर फोर्स है इस वाली पोजीशन में, इस साइड पर और इस साइड पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और एक ही लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। आई बात समझ में, तो बाकी रहे खाली दो फोर्सेस, दो फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट्स पर, वो एक ही लाइन पर, उनका लाइन जिस लाइन पर वो एक्ट करते हैं वो वहां पर, या एक पॉइंट पर वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, ये वाला फोर्स, इस पर जो फोर्स है वो बाहर की इस पॉइंट पर मान लीजिए अप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, या फिर जो इस साइड पर फोर्स अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहा एक्ट हो रहा है, तो जो इस साइड पर फोर्स है वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, अगर इस साइड पर जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो इस साइड पर जो फोर्स है वो उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो दो आप देखते हैं कि इस साइड पर एक फोर्स जो बाहर की तरफ है वो इस वाले साइड पर है, ठीक है ना, और जो अंदर की तरफ है वो दूसरे साइड पर है, तो दोनों इक्वल अपोजिट हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बनाते हैं, जिनको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, और ऐसे फोर्सेस हमेशा ही रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल में आपने क्या देखा कि जब आप एक रेक्टेंगुलर लूप को कैरिंग करंट, जिसमें से करंट पास होती है, जब आप उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके जो ये वाले साइड्स होते हैं इस पर और इस पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, मगर चूंकि ये फोर्स
एक साइड पर है, ये फोर्स दूसरे साइड पर है, ये एक ही लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, या एक ही पॉइंट पर नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिहाजा ये दो फोर्सेस जो है रोटेट करेंगे इस कॉइल को। और जैसे ही ये कॉइल रोटेट होगी, तो इस वाले साइड और इस साइड में क्या होगा कि इस वाले साइड पर जब कॉइल इस तरह से रखी जाए, तो इस साइड पर और इस साइड पर उस वक्त कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तब इस वाले साइड पर भी फोर्स आएगा, इस पर भी फोर्स आएगा, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए जैसे ये कॉइल रोटेट होती जाएगी इस टॉर्क की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लगातार फोर्स है, यहाँ पर भी अंदर की तरफ लगातार फोर्स है, जैसे ही कॉइल रोटेट हो जाएगी इन दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से, ठीक है ना, तो एक टॉर्क कहा जा सकता है कि इसमें प्रोड्यूस हो गया। और उस टॉर्क को अगर अब मेजर किया जाए, तो उस टॉर्क को कैसे मेजर करते हैं हम, तो टॉर्क को हम मेजर करते हैं एज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। हमेशा हम मेजर करते हैं इस तरह से, टॉर्क इज इक्वल टू ईदर ऑफ टू फोर्सेस, इन दो फोर्सेस में से, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे ईदर ऑफ फोर्सेस, इन दो फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स इनटू फोर्स आर। ये आप जानते हैं टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन है, जब टॉर्क को मेजर किया जाता है तो दो फोर्सेस में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे इनटू जो फोर्स आर्म है वो लिखे। अब फोर्स आर्म का मतलब क्या होता है, जो इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के अलॉन्ग एक फोर्स अप्लाई होता है, एक्ट करता है, जिस लाइन के अलॉन्ग दूसरा फोर्स एक्ट करता है, उन दो लाइंस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, वो फोर्स आर्म होता है। मैं इस तरह से समझाता हूं, अगर मेरे पास ये एक चीज है, मान लीजिए ये पेन है इस तरह से, और मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूं, कैसे करूंगा, यहां एक फोर्स अप्लाई करूंगा, देखिए इस पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा इस तरफ, इस पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा इस तरफ। ये दिखाई देता है आपको, ये देखिए, ठीक है, ये दो एंड्स हैं, मैं यहां दिखाता हूं। अगर मुझे इस पेन को रोटेट करना है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे उस तरफ, इस एंड पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरफ। तो मैं इस तरह से बनाता हूं, ये हमारा पेन है, इस तरफ एक फोर्स इस एंड पर अप्लाई किया इस तरफ, और इस एंड पर एक फोर्स अप्लाई किया इस तरफ। ये देखें, ये पेन, इस तरफ एक फोर्स, इस तरफ एक फोर्स, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से रोटेट करेगा। अगर मुझे टॉर्क प्रोड्यूस कितना हुआ वो मेजर करना है, तो मैं इन दो फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शंस देखूंगा, ठीक है। तो हमारे पास अब ये हमारा पेन है, और यहां से एक फोर्स अप्लाई किया, यहां से एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स आर्म का मतलब है जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, यानी ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट करता है, यहाँ पर जो हमने पेन पर फोर्स दिया वो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। इन दो लाइंस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फोर्स आर्म है। वो कैसे, आप कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप जरा उसको पता लगाइए। तो हम क्या करेंगे, हमने इसके और इसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढनी है, इस लाइन और इस लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान, इन दो फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन जो है उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ऐसे। तो ये जो है, अब देख लीजिए, ये जो आपका है ये अब फोर्स आर्म है। कैसे, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वन फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अनदर फोर्स। तो इन दोनों लाइंस ऑफ एक्शंस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, उसके लिए हमें इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वन फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अदर फोर्स, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे फोर्स आर।
ठीक है। हाँ, अब आपकी जो दो फोर्सेस हैं इनको समझ लीजिए। ये आपकी कॉइल है, किसी भी पोजीशन में इसको रखिए, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में। इस पर हमने देखा कि फोर्स इस वाले साइड पर, ये कौन सा साइड है, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये R, ये S। ये PQ साइड, इस पर फोर्स हमने कहा कि बाहर की तरफ है, और ये साइड जो है इस पर फोर्स अंदर की तरफ है। ये इस तरह से रोटेट करेगी। तो जैसे ही इस तरफ रोटेट करेगी तो इस पर अगर मैं मान लूं कि ये एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R। तो ये P है, P Q R, तो ये वाला पॉइंट आ गया Q, ये आ गया R। अगर मैं मान लो R पर एक फोर्स है बाहर की तरफ, और इस पर फोर्स है अंदर की तरफ, जैसे ना मैं नीचे मानता हूँ यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ, बीच में भी मान सकते हैं बाहर की तरफ और इधर अंदर की तरफ, कहीं पर भी। तो अगर इस पॉइंट पर फोर्स है जो कि बाहर की तरफ है, और इस पॉइंट पर अगर फोर्स है वो अंदर की तरफ है, जब ये कॉइल इस पोजीशन में है, जरा देख लीजिए, इस पोजीशन में है पॉइंट, ये जो पॉइंट क्यों, अगर आप ऊपर से देखेंगे इसको, देखिए, जब ये कॉइल इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में, ये आपका क्या है P, ये आपका क्या है, शाबाश, Q, ठीक है, Q, ये क्या है R। तो ये जो आपका Q है यहां पर, और ये आपका क्या है R। अगर आप ऊपर से इसको देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इस तरह से, जब आप कह रहे हैं कि इस पर एक फोर्स है, ये Q है, ये R है, इस पर एक फोर्स है अंदर की तरफ, इस पर फोर्स है बाहर की तरफ, तो आप वो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। मैं ये जो हमारा QR है, ये वाला साइड, ये मैं लूंगा वो Q, ये है R, देखिए, ये हमारा पॉइंट Q, ये हमारा पॉइंट R। अब क्या करना है कि Q पर हमें फोर्स बताना है, ये Q है, ये R है, इस पर फोर्स बाहर की तरफ, इस पर फोर्स अंदर की तरफ, तो मुझे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा अंदर, इस पॉइंट पर मुझे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा बाहर। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से तो परपेंडिकुलर नहीं डाल सकता ना, मैं यहां से डाल देता हूं इस पॉइंट Q पर, ये है QR इस पोजीशन में, QR, तो मैंने इसको ऐसे बनाया QR। अब Q पर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है तो वो ये नीचे, R पर अंदर की तरफ परपेंडिकुलर है तो वो ये ऊपर। अब हमारी एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन, यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस तरफ, यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस तरफ। अगर आप देखें तो ये फोर्स एक्चुअली जो मैंने यहां से बनाया वो इस तरफ है, यहां है, जो मैंने यहां से बनाया ऊपर की तरफ वो कहाँ है, वो अंदर की तरफ है। लेकिन अब मैं यहाँ बाहर की तरफ तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना हवा में, और यहाँ भी मैं अंदर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकता, तो यहाँ मैंने इधर ड्रॉ किया, यहाँ मैंने ऊपर ड्रॉ किया। इन दोनों ही, ये एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये दूसरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। अगर इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस लाइन ऑफ एक्शन और इस लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान अगर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो इस लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर डाला, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका नाम मैं यहाँ पर रख सकता हूँ L, इस पॉइंट का L, ठीक है। तो देखिए, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वन फोर्स, आई कैन प्रोड्यूस दिस लाइन ऑफ एक्शन, मैंने इसको प्रोड्यूस किया, और ये दूसरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन और इस लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई वो ये है QL, देन दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है QL ही जो है यही फोर्स R। टॉर्क कैसे निकलेगा, ईदर ऑफ द फोर्सेस, इन दो फोर्सेस में से, क्योंकि जिन दो फोर्सेस ने कॉइल को रोटेट करवाया, जिन दो फोर्सेस ने कॉइल को रोटेट करवाया वो कौन कौन से हैं, ILB, FPQ जो PQ पर है, और FRS, उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, ILB। इन दोनों फोर्सेस में से एक का मैग्नीट्यूड लिखना है, ईदर ऑफ द फोर्सेस, इन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स आर्म, और फोर्स आर्म अब आपकी है QL। ठीक है भाई। अब अगर हम इस तरह से करेंगे कि ये कॉइल कितना रोटेट हो गई, वो कैसे पता चलेगा हमें, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मेरा हाथ है, ये मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है। अब इस हाथ पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं,
इस तरह से। बताइए ये परपेंडिकुलर क्या बन गया? ये बन गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस, ऑफ माय हैंड। ये मेरे हाथ के प्लेन पर क्या है? एक परपेंडिकुलर। अगर मेरा हाथ एक कॉइल है ये, और इस पर ये परपेंडिकुलर वेक्टर हमने डाल दिया है, तो ये क्या बन गया? दिस इज देन ए परपेंडिकुलर और ए नॉर्मल। ये अब हमारे पास क्या है? एक परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल, ड्रॉन टू द एरिया और ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल। जो ये कॉइल है उसका जो एरिया है उस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, उसकी वजह से ये बन गया एरिया वेक्टर। क्या बन गया? एरिया वेक्टर। वो देखिए, अगर ये इस तरह, यहाँ कॉइल की पोजीशन ये है, तो एरिया वेक्टर ये जो नॉर्मल होगा वो इस तरफ होगा। इस वक्त कॉइल और इस नॉर्मल ने क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, इन्होंने क्या एंगल बनाया है इस वक्त? 90 डिग्री। जब कॉइल ऐसे है, देखिए ना, नॉर्मल इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, देन द एंगल बिटवीन द टू इज व्हाट? 90 डिग्री। अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करते हैं कॉइल को, तो इस नॉर्मल ने और इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या एंगल बनाया है? 0 डिग्री। आई बात समझ में? तो अगर हम कहेंगे कि भाई कॉइल रोटेट हो गई बाय 90, तो उस वक्त तो ये नॉर्मल भी रोटेट हो गया है बाय 90 डिग्री। अगर कॉइल इस तरह से होगी तो 90 डिग्री से रोटेट हो गई, तो नॉर्मल भी तो बाय 90 डिग्री से रोटेट हो गया। तो लिहाजा हम इस तरह से नॉर्मल की रोटेशन को देखेंगे, नॉर्मल ने क्या एंगल बनाया है उसको देखेंगे, उससे रोटेशन ऑफ या ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल को समझना आसान होगा। तो हमने क्या किया हुआ है, ये कॉइल का ये कॉइल का प्लेन यहाँ पर इस वक्त पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और नॉर्मल इस तरफ है, और यहाँ हमने कॉइल को इस तरह से रोटेट किया है, तो नॉर्मल कहाँ चला गया? उस तरफ। तो देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा सा ही कॉइल को रोटेट करूँ इस ना सा, यानी पूरा ऐसे नहीं, अगर ऐसे किया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एंगल 0 बनेगा। ऐसे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल बनाया 90। अगर थोड़ा सा टिल्ट करें तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वो इस डायरेक्शन में है, मगर नॉर्मल थोड़ा सा इस तरफ है, यानी इस तरफ नॉर्मल आ गया और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है नॉर्मल, तो इनके दरमियान कोई एंगल है थीटा। तो ये कौन सी पोजीशन है जरा बताइए? ये पोजीशन ना ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन अलग है, ये वाली पोजीशन अलग है, ये वाली पोजीशन, मगर ये जो हमने फिगर सेकंड बनाया है इसमें पोजीशन जो दिखाई गई है वो इस तरह से, इस तरह से, यानी पूरा ऐसे नहीं। अगर पूरा इस तरह से रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, मगर हमने इसको रोटेट किया है लेकिन थोड़ा सा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन बट नॉर्मल इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के दरमियान कोई एंगल बन रहा है, ये और ये मैंने दिखाया हुआ है एंगल थीटा। ठीक है, तो इस डायग्राम के जरिए, ये डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ मैंने बताया आपको ये क्यू आर है, ये क्यू आर है, इस आर पर अंदर की तरफ फोर्स था तो मैंने इस तरफ वो बना दिया, इस क्यू पर बाहर की तरफ फोर्स था तो वो मैंने नीचे बना दिया। इन दो फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शंस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको फोर्स आर्म कहते हैं और वो क्यू आर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये नॉर्मल है, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये नॉर्मल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल थीटा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया वही यहाँ पर दिखाया। ठीक है, एक मिनट के लिए अगर आप सोचे, ये नॉर्मल हमने डाल दिया है, देखो ये नॉर्मल हमने किस पर डाल दिया है? ऑन द एरिया ऑफ द कॉइल, ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल। मींस कि ये नॉर्मल हो सकता है इधर, इधर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये नॉर्मल हो सकता है कहीं पर भी ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो ये नॉर्मल हो सकता है ऑन दिस क्यू आर ऑल्सो, ये क्यू आर पर भी हो सकता है इस तरह से। अगर ये आपका क्यू आर है और इस पर ये नॉर्मल है,
तो इसने इस क्यू आर वाली लाइन के साथ यहाँ पर एंगल बना दिया ये 90 डिग्री। ये चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओ। ये तो ये क्या है क्यू आर। अगर ये नॉर्मल मैंने यहाँ पर डाल दिया है क्यू आर पर, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ओ पर ये नॉर्मल है, ठीक है ना, क्यू आर पर, तो इसने इस क्यू आर इस ओ आर के साथ क्या एंगल बन गया है इस नॉर्मल का, 90 बनेगा। जब ये इस पर नॉर्मल है तो 90 ही बनाएगा ना। तो ये एंगल कितना रखा हुआ है, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा है। तो आप अगर थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे तो ये एंगल भी थीटा आएगा, इस ट्राइंगल का ये एंगल। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए मैं ये जो ये छोटा सा ट्राइंगल बन गया, इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं यहाँ पर, ये देखिए ये ओ, ये आर, और ये वाला पॉइंट ये, ठीक है, वो ये, ठीक है भाई। ये एंगल कितना है, थीटा। ये अंदर वाला कितना होगा बताइए, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये सारा कितना है, ये पूरा नॉर्मल के साथ 90। इसका ये हिस्सा थीटा, इसका अंदर वाला हिस्सा 90 माइनस थीटा। आप जूम कर सकते हो अगर आपको दिखाई नहीं देता है ये ठीक से। तो ये वाला ये पूरा एंगल 90, इसका एक हिस्सा ये थीटा, और ये वाला जो है ये बच गया 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये ओ आर, ये यहाँ पर जो बन गया ये वाला एंगल, ये ऊपर इस ट्राइंगल में मैंने इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैंने अलग से यहाँ पर बनाया, तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये तो 90 है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर ये बच गया थीटा। क्यों, देखिए 90 माइनस थीटा प्लस 90, ठीक है, 90 माइनस थीटा प्लस ये वाला 90, ठीक है ना। तो इस सब को, हाँ इस सब को, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, या 180, ये तीनों होने चाहिए, ये तीन होने चाहिए 180। तो आप देखेंगे ये पहले ही आपके पास है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, और ये है आपके पास 90, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा फिर थीटा 180 माइनस ये दो एंगल्स कर लीजिए, 99 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। आप देख लीजिए माइनस जब करेंगे तो वहां पर थीटा बनेगा 180 माइनस ये दो एंगल्स क्या है, 90 माइनस थीटा और दूसरा है थीटा, ये और ये कैंसिल, 180 माइनस 90 दैट इज, ये हमने गलत लिखा। हमें क्या करना है, हमें 180 टोटल है 3, ठीक है ना। तो उन 180 में से एक कौन सा एंगल है, ये वाला, ये कौन सा है, ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। और ये वाला कौन सा है, ये है 90 प्लस 90, यानी ये एंगल और ये एंगल मैंने माइनस कर दिया किसमें से, 180 में से, ताकि ये तीसरा एंगल निकल आए। तो ये आएगा 180, शाबाश, ये माइनस 180 प्लस थीटा, तो ये और ये कैंसिल, तो थीटा बच गया। तो ये एंगल जो है ये थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ये आ गई बात। निकालना क्या है, फोर्स आर्म। तो फोर्स आर्म इस ट्राइंगल से निकलेगा। फोर्स आर्म हम पहले ही तय कर चुके हैं, क्या है, क्यू एल। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या है फोर्स आर्म की, ये तो बहरहाल आपने लिखना नहीं है, आप सिर्फ ये ज्योमेट्री साइड में लिख सकते हो, व्हेन दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा। व्हाई, बिकॉज इसमें ये वाला जो है ऊपर वाला, ये वाला जो ट्राइंगल का एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 है, तो बाकी बच गया ये थीटा। तो टॉर्क, इसके लिए सिंबल हम लिखेंगे ये टाउ, इज इक्वल टू ईदर ऑफ टू फोर्सेस। वो ईदर ऑफ टू फोर्सेस क्या है, ये फोर्स या ये फोर्स, तो हम लिखेंगे आई एल बी इनटू फोर्स आर्म। वो फोर्स आर्म क्या है, वो फोर्स आर्म है क्यू एल। अब ये क्यू एल कैसे निकलेगी बताइए। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यहाँ एंगल बन गया थीटा, तो ये है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप क्यू एल लिख सकते हैं इस तरह से, इस ट्राइंगल में आप परपेंड साइन थीटा अप्लाई कीजिए, साइन थीटा, ये थीटा आपका ऊपर बन रहा है,
वो आएगा परपेंडिकुलर क्यू एल डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज क्यू आर। तो क्यू एल किसके बराबर आएगा, क्यू एल आएगा शाबाश, क्यू एल तो दिखाई नहीं देता आपको वीडियो में, साइन थीटा नहीं दिखाई देता। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई एल बी इंटू क्यू एल आएगा साइन थीटा, जब इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर क्यू एल डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज क्यू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो क्यू एल आएगा क्यू आर साइन थीटा, तो मैं इस क्यू एल के बदले लिखूंगा क्यू आर इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क टाउ आएगा आई एल बी इंटू व्हाट इज क्यू आर, नाउ क्यू आर इज दिस, इट इज बी, ये है विड्थ ऑफ दिस कॉइल, तो स्मॉल b into what, sin theta. Then torque tau is equal to I shabash b L into small b into sin of theta। ठीक है ना। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू बी एल, शाबाश, आप लिख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई b L into small b into sine of theta, that is torque tau is equal to I b, what is L into b, it is the area of the coil into sine of theta, sine of theta। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हुई तो तब ये लूप नहीं रहेगा, कॉइल बनेगी, तो फिर टॉर्क होगा टॉर्क टाउ इज n I b a साइन ऑफ थीटा, ये एक्सप्रेशन बन गया टॉर्क। अब इसमें बताइए क्या हमने पा लिया, ये बहुत ही एक दुश्वार चीज है जो वीडियो पर करना मेरे ख्याल से एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इसमें बेहतर ये रहता है कि अगर ये क्लास में ही करवाया जाए। तो अभी तो हमारे पास हमारे यहाँ देख रहे हैं हम हर एक जगह पर लॉकडाउन है, तो क्लास में करवाने का इसको अभी कोई चांस है नहीं। तो अगर कोई चांस मिलेगा तो मैं उसको वहाँ पर ठीक से रिपीट भी करूँगा। यहाँ एक ही वीडियो में हमें सारा काम करना पड़ता है, तो लिहाजा फीडबैक का भी यहाँ पर पता नहीं चलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को रखते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उस कंडक्टर में से करंट पास हो रही होती है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब हम एक लूप को रखते हैं, जो लूप करंट कैरी करता है, उसको जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके डिफरेंट साइड्स पर फोर्सेस होते हैं, तो उन फोर्सेस की वजह से उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम ये नक्शल में कह सकते हैं व्हेनेवर a loop carrying current is placed under the influence of external magnetic field, ठीक है, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन इट। तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये लूप रोटेट होता है, और वो टॉर्क होता है एन आई बी ए साइन थीटा। और यहाँ थीटा कौन सा एंगल है, यहाँ थीटा होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये याद रहे, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्मल एंड शाबाश एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। आप ये भी कह सकते हैं इट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर या नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया ऑफ द कॉइल एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कॉइल रोटेट करेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उधर ही रहेगा जहां पर है, तो ये नॉर्मल उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज करेगा, तो कॉइल ने भी एंगल चेंज किया तो नॉर्मल ने भी एंगल चेंज किया, ठीक है कि नहीं। तो हम कहेंगे दिस थीटा इज द एंगल between normal drawn to the plane of the coil and the external magnetic field. Sometimes you may say it is the angle between the external magnetic field and the area vector, ठीक है। तो उस टॉर्क, वो जो टॉर्क होता है उसका एक्सप्रेशन जो है वो ये है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस लूप, जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, याद रहे। इस पर जो फोर्स है अगर वो अंदर की तरफ है, इस पर उतना ही फोर्स है बाहर की तरफ। इस साइड पर उस
इस वाली पोजीशन में कोई फोर्स नहीं, इस वाली पोजीशन में इस साइड पर भी कोई फोर्स नहीं, लेकिन दूसरी पोजीशन पर इस साइड पर फोर्स है, इस साइड पर भी फोर्स है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक ही लाइन पर हैं इन द अपोजिट डायरेक्शंस, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ, ठीक है ना। तो नेट फोर्स अगर देखें, इसका फोर्स इसके बराबर और अपोजिट, इस पर जो फोर्स है वो इसके फोर्स के, इस साइड के फोर्स के बराबर और अपोजिट है, तो नेट फोर्स इज जीरो, बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। कई स्टूडेंट्स को इसमें कुछ ना कुछ अब पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब ये ज्योमेट्री आ जाती है वो थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। अगर ऐसा भी है तो कोई बात नहीं, आप वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो शायद आपको वीडियो में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं। और हमारी कोशिश ये होगी कि उनको, जो आपके डाउट्स उन टॉपिक्स में रहेंगे होंगे, उनको हम निकालते रहें, और वो तभी निकाल सकते हैं हम जब आप हमें फीडबैक देंगे कि यहाँ समझ नहीं आया, वहाँ समझ नहीं आया, ठीक है। वरना अगर आप चुप ही बैठेंगे तो फिर आ, काम आपका सही नहीं होगा फिर, ठीक है। तो अब आप इसके नोट्स जो हमने आपको दिए हैं उनको भी देख लें, रेफरेंसेस को भी देख लें, और कोशिश करें कि इसको अच्छे से समझने की। थैंक यू वेरी मच।